हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिक्षम फैमिली। और आज का वीडियो है उन सभी बच्चों के लिए, उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो जस्ट 12th पास करके आए हैं या फिर जिनकी एज 21, 22 और 23 तक है। यानी उन सभी बच्चों के लिए ये आज का वीडियो रहने वाला, उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो एसएसबी से डरते हैं। यानी यहाँ पे मैं आपका एनडीए और सीडीएस की मैं बात नहीं करूँगा क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे फेजेस होते हैं और जो स्पेशली हिंदी बैकग्राउंड का जो बच्चा होता है वो एसएसबी से बहुत डरता है, यानी आपका इंटरव्यू से बहुत डरते हो आप लोग। तो ये उन सभी लोगों के लिए ये वीडियो रहने वाली कि अगर आप अपना जो करियर है आगे का वो अगर डिफेंस में देखना चाह रहे हो कि भैया आपको डिफेंस में एंटर होना है तो आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं आपके डिफेंस के अंदर। आपके चाहे मैं थल सेना की बात करूं या फिर एयरफोर्स वायुसेना की बात करूं या फिर आपकी नेवी की मैं बात करूं, तो आपके पास कौन कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जहाँ पे आप एटलीस्ट ट्राई तो कर सकते हैं। तो वो सारी वीडियो वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। तो वीडियो में पहले से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा। तो देखिए, मैंने जैसे कि आपको कहा डिफेंस के बारे में, और आपके पास आर्मी हो गया, एयरफोर्स हो गया, नेवी हो गया। आर्मी में बेसिकली 3 पोस्ट जो होती हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। आप जीडी के बारे में मैक्सिमम कैंडिडेट जानता है क्योंकि यहाँ पे जो इनकी नंबर ऑफ वैकेंसीज होती हैं जनरल ड्यूटी के लिए, जो सोल्जर रैंक्स होती हैं, वहाँ पे मैक्सिमम कैंडिडेट जाता है और यहाँ पे पोस्ट भी बहुत ज़्यादा होती हैं। लेकिन क्लैरिकल हो गया और टेक्निकल हो गया, इसके बारे में अक्सर बहुत कम लोगों को पता होता है। और हमारे जो आसपास जो लोग होते हैं हमें वो लोग ही वो सारी चीज़ें बताती हैं जहाँ से हम जो है आगे अपना करियर देख पाते हैं। लेकिन आज जो है ऑनलाइन का ज़माना हो गया है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप यूट्यूब्स के अंदर जा सकते हो, सोशल मीडिया में आप जा सकते हो, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आपको किसी भी फील्ड की अगर आपको नॉलेज चाहिए तो मैं आपको यहाँ पे क्या बता रहा हूँ कि क्लैरिकल, टेक्निकल ये भी कुछ पोस्टें होती हैं जहाँ पे आप जो है एटलीस्ट आप एग्ज़ाम दे सकते हैं और अपना जो है एज अ सोल्जर आप जो है यहाँ पे आर्मी में जा सकते हैं। इसी टाइप से अगर मैं एयरफोर्स की बात करूं तो आपके पास होते हैं ग्रुप एक्स, ग्रुप वाई और ग्रुप एक्स वाई। ये 3 पोस्टें होती हैं। बाय द हेल्प ऑफ दीज 3 पोस्ट यू कैन एंटर इन एयरफोर्स। और थर्ड वन जो आता है हमारे पास नेवी आता है। नेवी में भी आपके पास 3 पोस्टें होती हैं, या तो आप एसएसआर बन के जाइए या फिर आप एए, इनके बारे में भी डिस्कस करूंगा। और एक होता है आपका एमआर। तो इन सभी चीज़ों के बारे में मैं आपको 1 बाय 1 आपको यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। तो देखिए, अगर मैं सिंपली यहाँ पे बात करूँ जीडी के बारे में, जीडी जनरल ड्यूटी, आप जस्ट 12th पास करने के बाद आते हो और आप जनरल ड्यूटी के लिए आप जो फिजिकल होता है आर्मी में, जो सोल्जर रैंक्स के लिए जो लोग जाते हैं उन लोगों को इसके बारे में बहुत बेहतरीन ढंग से पता होगा। इसका जो एज क्राइटेरिया होता है आपका 17.5, ये थोड़ी बहुत वेरी करता है, 2-3 मंथ आगे पीछे ये थोड़ा बहुत वेरी करता है। और 21 ईयर्स तक आपके पास इसका एज क्राइटेरिया होता है। 10th पास बेसिकली इसमें आप अगर हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। 45% एटलीस्ट आपके पास एग्रीगेट परसेंटेज होना चाहिए। 45% आपका 10th में, 12th पास में हो तो तब भी वो सारी चीज़ें चलेगी। और 33% आपका हर एक सब्जेक्ट में होना चाहिए। ये आपका इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। अगर आप ये फुलफिल नहीं कर पा रहे हो तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। सेकेंडरी में यहाँ पे बात करूंगा, इसमें आपका जो पेपर होता है वो कैसा होता है। देखिए, इसका तो सिंपल है। पहले आपका एक फिजिकल होता है। फिजिकल में आप लोगों को बुलाया जाएगा जिसमें रेस होती है, पुशअप्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो फिजिकल में होती हैं। उसके बाद आपका जो एग्ज़ाम होता है, एटलीस्ट अभी डे बाई डे क्या हो रहा है यहाँ पे, जो कैंडिडेट हैं वो उनकी जो नंबर्स हैं वो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। तो यहाँ पे जो इसका एग्ज़ाम जो हो रहा है वो भी इसका लेवल बढ़ता जा रहा है। और मैक्सिमम कैंडिडेट जो होते हैं फिजिकल तो क्वालिफाई कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे आके बच्चा फंस जाता है। यानी उनसे जो है आपका जो रिटन एग्ज़ाम है वो क्वालिफाइड नहीं हो पाता है। तो आपको इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके पास 50 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे आपको 2 नंबर हर एक क्वेश्चंस का मिलता है। साथ ही साथ में आपको यहाँ पे मार्क्स का डिडक्शन भी होता है। अगर आप वहाँ पे फ्लुक मार के आ जाएंगे, तुक्के मार के आ जाएंगे तो वहाँ पे आपके मार्क्स कट जाते हैं। और ऐसे मैक्सिमम केसेस में देखने को मिला है। यहाँ पे कौन कौन से आपके पास जो सब्जेक्ट्स होते हैं जिसको आपको पढ़ना होता है वो है आपके पास जनरल नॉलेज, जनरल साइंस और मैथमेटिक्स। इसके अंदर भी बहुत सारे कुछ टॉपिक्स हैं, मैं उसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। आपको बस ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको अपने ध्यान में रखना है कि आपको कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे पढ़नी है। सेकेंडरी में बात करूंगा क्लरिकल के बारे में। क्लर्क, ये कलर का काम किया है भाई। कलर का काम है आपका, जो भी आप सेना में जो भी डॉक्यूमेंटेशन का काम होता है वो सारा काम ये क्लरिकल लोग करते हैं। क्लर्क सोल्जर बेसिकली हम इन्हें कहते हैं। बहुत अच्छी पोस्ट है। और लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि इनकी जो वैकेंसीज होती हैं बहुत कम होती हैं, ठीक है। तो इसमें अक्सर यहाँ पे अगर आपका पढ़ने में आप बहुत अच्छे हो, आपका मैथ्स वगैरह बहुत अच्छा है तो आप लोग इसके लिए ट्राई कर सकते हैं। एटलीस्ट ट्राई करने में क्या जाता है ना। तो यहाँ पे ये भी आपके पास पोस्ट होती है। इसका जो एज होता है वो 23 ईयर्स तक होता है। 17.5 से लेकर 23 साल तक अगर आप
हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। 12 पास आपको होना चाहिए और एटलीस्ट 60% आपका इसमें होना चाहिए। अगर 60% नहीं है तो एलिजिबल नहीं हो। सेम इसी टाइप से आपके पास इसका क्राइटेरिया होता है 50% ईच सब्जेक्ट। आपका मैथमेटिक्स, आपका जो केमिस्ट्री होता है, फिजिक्स होता है, 50% आपका हर एक सब्जेक्ट में आपके पास इसमें होना चाहिए। साथ ही साथ मैं बात करूँ इसमें भी आपको 50 क्वेश्चंस मिलेंगे, 50 क्वेश्चंस मिलते हैं। और यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको हर एक क्वेश्चन होता है इसमें 4 नंबर का, 4 मार्क्स का होता है, यानी 200 नंबर का ये पेपर होता है। और आपको यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ठीक है। अब नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी मार के आ जाओ, क्योंकि अब जो है मेरिट बेस पे जो है आदमी बाहर हो जाता है। मेरिट बेस में इन द सेंस कि आपको जो है अगर सही नहीं आंसर करके आओगे तो ऑब्वियस ही बात है बाहर हो जाओगे। और यहाँ पे जो इसका सिलेबस की अगर मैं बात करूँ तो जी के आपको यहाँ पे पढ़नी होती है, जनरल साइंस आपको यहाँ पे पढ़नी होती है, कंप्यूटर, मैथमेटिक्स और इंग्लिश, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़नी होती है। अगर आप जो है आपके ये सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे हैं तो आप इसके लिए जरूर ट्राई करें। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ टेक्निकल वाले फील्ड के बारे में, देखिए ये जो टेक्निकल वाला फील्ड होता है ये भी बहुत अच्छी पोस्ट है। आप इसमें जो है जो हमारे थल सेना होती है वहाँ पे ये एज अ इंजीनियर्स आप यहाँ पे काम करते हो। तो यहाँ पे इसका एज क्राइटेरिया भी सेम हुई है, 17.5 से लेकर 23 तक, अगर आप 23 साल तक हो यहाँ पे आप जा सकते हो। साइंस स्ट्रीम इसमें होनी चाहिए। देखो इसमें आपके पास किसी भी स्ट्रीम से आप हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। मतलब ऐसा नहीं है कि आपके पास साइंस है या नहीं है, अगर आपके पास आर्ट वाले भी तब भी आप इसमें जा सकते हो। लेकिन यहाँ पे मैथमेटिक्स होने के कारण बच्चा जो है इसमें फाइट नहीं कर पाता है। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टेक्निकल के लिए आपके पास साइंस होना जरूरी है। अगर आपके पास साइंस सब्जेक्ट नहीं है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। सेकेंडरी यहाँ पे आपके पास 50% एटलीस्ट एग्रीगेट परसेंटेज आपकी होनी चाहिए। देन आपके पास हर एक सब्जेक्ट में आपके पास 40% आपका होना चाहिए। अगर 40% अगर अंक नहीं है आपका तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। इसके अगर मैं सिलेबस की बात करूँ तो देखो यहाँ पे भी सेम वही 50 क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेंगे, 4 मार्क्स का यहाँ पे भी आपको हर एक क्वेश्चन मिलता है, यानी 200 नंबर का आपको ये पैटर्न मिलेगा। और हर एक मार्क्स पे आपको यहाँ पे 1 मार्क्स डिडक्ट होता है। इस वाले केस में 1 मार्क्स डिडक्ट नहीं होता है, यहाँ पे आपका मार्क्स जो होते हैं वो डिडक्ट होते हैं, पहली बात। दूसरी बात देखिएगा, यहाँ पे जो आपका सिलेबस है इसका, यहाँ पे भी आपको जनरल नॉलेज पढ़नी पड़ेगी, फिजिक्स पढ़नी पड़ेगी, केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी और मैथमेटिक्स आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। अगर आपके ये सब्जेक्ट अच्छे हैं तो मुझे लगता नहीं है कि आपके पास आपको यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम होनी चाहिए। तो ये था बेसिकली आपका सिंपल, हम जो आर्मी की बात कर रहे थे। तो यहाँ पे आपके 3 चीज़ें, इन सभी के लिए सबसे पहले आपका फिजिकल होता है। फिजिकल के बाद आप लोगों को इसको रिटर्न के लिए आपको बुलाया जाता है और रिटर्न क्वालिफाई करने के बाद आपको बेसिकली फिर आपका ट्रेनिंग पीरियड होता है, देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो होगा, फिर फाइनली आपको यहाँ पे पोस्टिंग मिल जाती है। चलिए, इसका ड्यूरेशन जो होता है वो 1 आवर का होता है, ठीक है। एग्जाम का जो ड्यूरेशन होता है वो 1 आवर का होता है। चलिए, सेकेंडरी हम यहाँ पे बात करते हैं। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे एयरफोर्स के बारे में। इसके बारे में बहुत कम कैंडिडेट को पता होता है, यानी अगर मैं पर्टिकुलर गढ़वाल और कुमाऊं रीजन की बात करूं तो बच्चे को एयरफोर्स के बारे में बहुत कम लोगों को पता होता है। जबकि यहाँ पे बहुत एक आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है, आप एयरफोर्स के अंदर आप जा सकते हैं। मतलब जो बेसिकली ये पोस्ट होती हैं अगर मैं बताऊं तो थोड़ा पढ़े लिखे बच्चों के लिए, यानी जिसको सब्जेक्ट्स में काफ़ी अच्छा नॉलेज है, ये उन सभी लोगों के लिए। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं ग्रुप एक्स की बात करूँ तो ये टेक्निकल ग्रुप होता है। ग्रुप वाई जो होता है ये नॉन टेक्निकल ग्रुप होता है। ग्रुप एक्स टेक्निकल में देखिए आपके पास यहाँ पे 12th पास आपको होना है और साथ में आपके पास मैथ्स फिजिक्स होनी आपकी अनिवार्य है। साथ में आपके पास यहाँ पे इंग्लिश एक सब्जेक्ट होना चाहिए। 50% आपके पास इसमें एग्रीगेट परसेंटेज होना चाहिए, 50% 12th में 50% होना चाहिए और साथ में इंग्लिश जो सब्जेक्ट है उसमें 50% होना चाहिए। ओवरऑल तो 50 हो ही हो, लेकिन अगर इंग्लिश में 50 नहीं है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। सेकेंडरी यहाँ पे अगर आप देखेंगे डिप्लोमा के लिए, यानी जो बच्चा 10th करने के बाद डायरेक्टली डिप्लोमा में चले जाता है, इंजीनियरिंग में बेसिकली 3 साल का डिप्लोमा होता है। तो आप लोगों के लिए भी यही क्राइटेरिया कि डिप्लोमा में एटलीस्ट आपके पास 50% आपके पास मार्क्स होने चाहिए और इंग्लिश में आपके पास 50% होने चाहिए, देन आप इसके लिए एलिजिबल हो। ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। सेकेंडरी में अगर यहाँ पे बात करूँ इसके सिलेबस के बारे में मैं तब जाता हूँ। पहले हम बात करते हैं ग्रुप वाई के बारे में। तो ये एक नॉन टेक्निकल पोस्ट है, ठीक है। तो मतलब अगर आपके पास यहाँ पे केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, इंग्लिश और अगर आप मतलब बायोलॉजी वाले बेसिकली अगर आप हो तो आप इसके लिए जा सकते हो नॉन टेक्निकल के लिए। मतलब बायोलॉजी वाला बच्चा इधर नहीं आ सकता। यहाँ पे आपको अगर बायोलॉजी आपके पास है, केमिस्ट्री, फिजिक्स और इंग्लिश है तो आप डायरेक्टली इसके लिए एलिजिबल हो जाते हो। और साथ में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे भी आपके पास 50% आपका एग्रीगेट परसेंटेज होना चाहिए और देन आपके पास यहाँ पे इंग्लिश में भी आपके पास 50% होना चाहिए। अगर आपके पास ये जो क्राइटेरिया अगर आप इसको फुलफिल नहीं कर पा रहे हो तो देन आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो, आप इसके लिए फॉर्म फिल नहीं कर सकते हो।
दूसरा यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करूँ कि इसका जो प्रोसेस है क्या है, सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होता है। रिटन टेस्ट के बाद आपका एक पीएफटी होता है और एक अडेप्टेबिलिटी टेस्ट होता है। पीएफटी टेस्ट का मतलब हो गया फिजिकल फिटनेस टेस्ट, बेसिकली फिजिकल आपका उसके बाद होता है। सेकेंडली यहाँ पे अडेप्टेबिलिटी टेस्ट क्या है आपका, बेसिकली आपका कुछ आपको पिक्चर्स शो की जाती है, आपको एक छोटा सा जीडी टाइप में होता है यहाँ पे, तो आपके इस बेसिस पे आपको एक मेरिट तैयार की जाती है और फाइनली आपका यहाँ पे सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन के बाद आपका मेडिकल होगा और फाइनली आपको ट्रेनिंग मिलेगी और ट्रेनिंग के बाद आपका थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंसेस होता है। यहाँ पे इनका 21 मंथ का ट्रेनिंग इनका होता है और मे बी 15 to 16 जो मंथ होते हैं इनकी ट्रेनिंग यहाँ पे होती है। उसके बाद आपको फाइनली क्या हो जाता है, आपको आपकी जो पोस्ट है वो दे दी जाती है। सेकेंडरी अगर मैं इसकी यहाँ पे बात करता हूँ सिलेबस के बारे में, देखिए एयरमैन ग्रुप एक्स के लिए जो आपका सिलेबस होता है वो होता है इंग्लिश, मैथमेटिक्स और फिजिक्स का, जो यहाँ पे आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। देखिए 20 आपको इंग्लिश से पूछा जाएगा, 25 मैथ्स का होता है और 25 आपके पास इसमें फिजिक्स का होता है। सेकेंडरी यहाँ पे देखिए टोटल मार्क्स, देखिए यहाँ पे 70 मार्क्स का आपका यहाँ पे टोटल होता है और ड्यूरेशन इसका होता है 60 मिनट। ऐसे ही आपका जो ग्रुप वाई पोस्ट जो होती है यहाँ पे भी आपको देखिए, अब यहाँ पे मैथ्स नहीं आएगा, यहाँ पे आपको रीजनिंग होता है। बेसिकली इसको एक रागा टेस्ट भी बोला जाता है, जिसको हम रीजनिंग जनरल अवेयरनेस हम इसको नाम देते हैं। इसमें आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे और इंग्लिश के आपको इसमें मिलेंगे 20 क्वेश्चंस और यहाँ पे जो टोटल मार्किंग होती है इसमें ये होता है 50 मार्क्स का। और यहाँ पे ध्यान देंगे आपकी जो इसका ड्यूरेशन है वो है आपका 45 मिनट्स का इसका आपका ड्यूरेशन होता है। ऐसी अगर मैं बात करूँ ग्रुप एक्स वाई की, अब ग्रुप एक्स वाई क्या है, देखिए जो ग्रुप यहाँ पे लगभग 40% जो बच्चा होता है ग्रुप एक्स वाला जो होता है वो तो एक्स वाई तो देगा ही देगा, क्योंकि उसके पास तो ऑलरेडी ये सारी चीजें हैं। ये दोनों का मिक्सचर है आपका ग्रुप एक्स वाई, ठीक है। इसका बेसिकली यहाँ पे मैं सिंपल सी बात करूँ तो ग्रुप एक्स टेक्निकल ग्रुप है, जो आपके एयरक्राफ्ट्स होते हैं उनको मेंटेनेंस का काम जो होता है वो इन लोगों का होता है। ग्रुप वाई बेसिकली ये आपका एक ऑफिशियल जॉब है, जिस जहाँ पे आपको मैनेजमेंट बेसिकली आपको देखना होता है, सैलरी स्लिप्स आपको बनानी होती है, तो ये आपका ग्रुप वाई वाला जॉब है। ग्रुप एक्स वाई में मैंने आपको जैसे बताया इन दोनों का ये कॉम्बिनेशन होता है, तो ऑब्वियस ही बात है इनका जो पेपर होगा वो पेपर भी आपका इसका 100 मार्क्स का आता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इसमें आपको मैथ्स भी पूछी जाएगी, फिजिक्स भी आपका यहाँ पे आता है, इंग्लिश भी यहाँ पे आपको पूछा जाएगा और जो इसका ड्यूरेशन होता है वो होता है आपका 85 मिनट्स का। तो मतलब 85 मिनट्स का ये आपका एग्जाम होता है और इस एग्जाम को देने के बाद आप पीएफटी और अडेप्टेबिलिटी टेस्ट के लिए क्वालिफाई करते हो और देन आपका मेडिकल और फाइनली आपका ट्रेनिंग होता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है नेवी के बारे में। नेवी के लिए आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेम हुई, आपका यहाँ पे 2 पोस्ट हैं, एक तो आपका एसएसआर के लिए, एक एए के लिए, ठीक है। एसएसआर बोले तो आपका जो सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट्स होता है और एक आपका एए आर्टिफिशियल अप्रेंटिस हम इसे नाम देते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली इन दोनों के लिए आपका मैथमेटिक्स आप दोनों के लिए चाहिए, मैथ्स फिजिक्स दोनों आपको इसको होनी चाहिए आपके पास मैथ्स फिजिक्स। और यहाँ पे भी आपके पास इसका जो एज क्राइटेरिया है वो 17 to 20 ईयर्स इसका एज क्राइटेरिया होता है। और यहाँ पे एटलीस्ट आपके पास देखिए मैथ्स और फिजिक्स के बाद आपके पास है तो केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो या फिर आपके पास एटलीस्ट कंप्यूटर साइंस आपके पास होना चाहिए, यानी आपका मैथ्स और फिजिक्स तो होना चाहिए, लेकिन साथ साथ में इसके अलावा आपके पास इन तीनों में से एक सब्जेक्ट होना चाहिए, या तो केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो या फिर आपके पास कंप्यूटर साइंस इसमें से होना चाहिए। ऐसे आर्टिफिशियल अप्रेंटिस में भी आपका 17 to 20 ईयर्स इसमें एज क्राइटेरिया होता है। और यहाँ पे भी आपके पास मैथ्स फिजिक्स के साथ आपकी एटलीस्ट यहाँ पे इन तीनों सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए, या तो आपके पास केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो या फिर आपके पास कंप्यूटर साइंस हो, इन तीनों से में से आपके पास एक सब्जेक्ट होना जरूरी है। इसके लिए परसेंटेज जरूरी है भाई, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर आपके पास 60% नहीं है, देखिए ये 60% का इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, अगर 60% नहीं है तो फिर आप जो लोग जो हैं इसके लिए एलिजिबल नहीं हो पाओगे। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, एक होता है यहाँ पे एमआर, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे जो एमआर है ये 10th पास होता है, एज इनका 17 to 20 ईयर्स होता है, ये सबसे लोअर लेवल की पोस्ट होती है। आपका जो एसएसआर और एए है इनसे लोअर लेवल की जो पोस्ट है वो एमआर है। बेसिकली जो सिप्स वगैरह में जो सैफ वगैरह का काम करते हैं, क्लीनिंग का जो काम करते हैं, वो बेसिकली एमआर का काम होता है। तो इनमें से भी आपका जो है आपका जैसे एए वाले हो गए और आपका एसएसआर वाला हो गया, तो ये भी सेम ऐसे जैसे ग्रुप एक्स और टेक्निकल ग्रुप है और ग्रुप वाई में जैसे नॉन टेक ग्रुप है वैसे ये सारे ग्रुप्स होते हैं। इनका जो प्रोसेस है वो बेसिकली क्या है, एक रिटन टेस्ट होता है, लेकिन रिटन टेस्ट से पहले इनका एक मेरिट लगता है। मेरिट जो लगता है वो आपका ऑल इंडिया बेस पे लगता है। एसएसआर के लिए तो आपका जो है स्टेट लेवल पे लगता है और एए के लिए आपका ऑल इंडिया लेवल पे इसका मेरिट लगता है। अगर मैं मेरिट की बात करूं, लेट्स से अगर आपके 60, 70, 80, 90% है तो आप लोग डायरेक्टली जो है इनका फॉर्म फिल कर सकते हैं। फॉर्म फिल करने के बाद बेसिकली क्या होता है कि आप शॉर्ट लिस्ट
आप होते हो। जैसे किसी के 90% है, किसी का 94% है, तो इनका क्या है कि जैसे 60-70,000 जितने भी इनके पास एप्लीकेशंस आते हैं उनमें से ये टॉप 10,000 बच्चों को लेते हैं। और टॉप 10,000 का मतलब ये हो जाता है कि जो मैक्सिमम कैंडिडेट, मतलब जो आपके पास अगर अच्छा परसेंटेज है तो मे बी आपका उसमें नाम आ सकता है, ठीक है। लेकिन इसको लेके काफ़ी ये विवादित रहा है और इसको लेके कोर्ट में भी काफ़ी लोग गए थे। कोर्ट में इसलिए गए थे क्योंकि अभी देखिए यहाँ पे 90% वाला जो बच्चा है उसका भी कभी कभार इसमें नाम नहीं आ पाया, 90% वाले बच्चे का। तो इसलिए यहाँ पे कोर्ट ने कह दिया है कि भैया या तो बोला आप इसमें जो परसेंटेज का क्राइटेरिया है इसको फिक्स कर दीजिए कि 90% से नीचे वाला बच्चा इसके लिए एलिजिबल नहीं है, या तो फिर आप इसका परसेंटेज का जो मैटर है इसको हटा दीजिए। तो हो सकता है कि आपके फेवर में ये कुछ डिसीजन आए और आप लोग डायरेक्टली जो है इस रिटन टेस्ट के बेस पे इसमें जो कैंडिडेट है उनका सिलेक्शन हो पाए। तो यहाँ पे बेसिकली मैंने जैसे आपको बताया इसके लिए भी आपका जो सिलेबस है, सिलेबस आपका सेम होगा AA और SSR के लिए। आपका पहले आपका मेरिट लगेगा, मेरिट बेस पे आपको रिटन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा जहाँ पे आपको मैथमेटिक्स, इंग्लिश और साइंस ये 3 सब्जेक्ट आपके अगर अच्छे हैं, अगर आपकी इनमें पकड़ है तो डजेंट मैटर, आप इजीली क्वालिफाइड कर सकते हैं, सिलेक्शन आपका हो सकता है। और यहाँ पे इसके जो क्वेश्चंस हैं 100 मार्क्स के यहाँ पे आपको इनके क्वेश्चन मिलेंगे। मार्किंग जो होती है इसमें 0.25 भैया इसमें एक नेगेटिव मार्किंग होती है। और फाइनली यहाँ पे जो टाइम होता है वो 60 मिनट का होता है। नेवी MR के लिए भी वही है, यहाँ पे नेवी MR के लिए भी आपका एक ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। और यहाँ पे आपके पास मैथ, साइंस, जीके बहुत छोटे लेवल के आते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा टिपिकल इसमें पेपर नहीं होता है। और यहाँ पे जो क्वेश्चन होते हैं इसमें 50 क्वेश्चन होते हैं। और यहाँ पे भी आपको जो नेगेटिव मार्किंग होती है वो 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होती है। 30 मिनट का बेसिकली आपके पास समय होता है। इस समय के अंदर, ये बाउंडेशन के अंदर आपको ये सारी चीज़ें करनी होती है। तो मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया कि भैया आप डिफेंस में आप या तो देखिए एयरफोर्स में अगर आप अपना करियर देख रहे हैं तो ग्रुप X, ग्रुप Y के लिए आप देख सकते हैं। अगर आप नेवी SSR के लिए देख रहे हैं या AA के लिए देख रहे हैं तो आप यहाँ पे भी अपना जो करियर आप बना सकते हैं। या फिर आप क्लैरिकल, GD और मैं बात करूँ टेक्निकल फील्ड के बारे में तो वहाँ पे भी आप लोग जो है अपना करियर आराम से बना सकते हो। आपको बस ज़रूरत है तो थोड़ा सा मेहनत करने की। फिजिकल फिटनेस में अगर मैं पर्टिकुलर उत्तराखंड की बात करूं तो बच्चा फिजिकल फिटनेस में काफ़ी आगे होता है, फिजिकली फिट होता है। रिटन टेस्ट में बच्चे काफ़ी बाहर हो जाते हैं, इसलिए आप रिटन की भी तैयारी कीजिए। और इन सभी चीज़ों से रिलेटेड सक्षम अकादमी ने नेक्स्ट मंथ यानी 1 मई से जितने भी आपके ये कोर्सेज हैं, अभी तो मैंने सिंपल उन सारी चीज़ों की बात की है जहाँ पे आप 12th बेस पे जा सकते हो। मैंने NDA CDS की बात नहीं की। NDA CDS और जितने भी आपको पोस्टें यहाँ पे दिख रही हैं, एयरफोर्स हो या फिर आपका जो GD टेक्निकल और क्लैरिकल वाली जो हमने बात की, और साथ ही साथ में जो मैं बात की यहाँ पे नेवी SSR के लिए, यहाँ पे जो क्लासेस हैं वो 1 मई से स्टार्ट होने वाली हैं। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग सक्षम अकादमी की जो नेहरू कॉलोनी वाली शाखा है आप वहाँ पे आके संपर्क कर सकते हैं। और अगर आप सेना में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आप आराम से इजीली बना सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे हम एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स टू ऑल।